हेलो दोस्त, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी सकुशल होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक चल रही होगी। चलिए दोस्त, इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल साइंस के क्लास 10th सोशल साइंस के अगला क्वेश्चन के बारे में। इसमें मैंने वादा किया था आप सभी को दोस्त कि 306 क्वेश्चन में आपको सोशल साइंस का पूरा ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कराया जाएगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए और आप एग्ज़ाम में अच्छे तरीक़ा से स्कोर करें, आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकें। आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो दोस्त स्वाभाविक सी बात है कि आप स्कोर अच्छा कर जाएंगे। ठीक है दोस्त, तो ये दूसरा वीडियो है। यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले पहला वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद में इस वीडियो को देखेंगे तो अच्छा लगेगा, या फिर इसके बाद में भी आप देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखेंगे ज़रूर दोस्त। ठीक है, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे। सो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। दोस्त ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार पूछ चुका है, कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछ चुका है। तो दोस्त भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु सीमा अभी वर्तमान समय की अगर बात करें तो 18 वर्ष है। कितना है दोस्त? 18 वर्ष है। दोस्त आपको बता दें कि 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा, देखिए दोस्त, 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा वोट देने का एक उम्र जो था 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया। आपको ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि 18 वर्ष कब किया गया, वोट देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कब किया गया। तो 21वां संविधान संशोधन 1988 में इसको वोट देने का अधिकार जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। और इससे पहले दोस्त आपको बता दें कि सिर्फ पुरुष ही वोट दिया करते थे, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे करते करते महिला को भी वोट देने का अधिकार दिया गया और 21 वर्ष के पुरुष या महिला वोट देते थे। ठीक है दोस्त, तो आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं कि पहले वोट देने का उम्र क्या था, तो 21 वर्ष था। अब कितनी है? तो 18 वर्ष है। कब किया गया? 1988 में किया गया। ठीक है दोस्त, और आप ये क्वेश्चन बताइए कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब दिया गया है। तो दोस्त आपको बता ही देते हैं कि महिलाओं को वर्ष 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चर्चफोर्ड घोषणा जब आया था तो उस समय जो था 1919 के अधिनियम में तो ये कहा गया कि अब महिलाएं भी, भारत में महिलाएं भी वोट दे सकती है। तो चलिए दोस्त, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको इतना सारा फैक्ट मिला और अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए दोस्त, कहने का मतलब यह है कि जो वोट देने का उम्र है 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष इसलिए किया गया कि हर एक वयस्क व्यक्ति, यानी कि हर एक वयस्क व्यक्ति जो युवा वर्ग के हो चुके हैं, उन्हें सोचने समझने की शक्ति हो चुकी है। अब वो अपने विवेकपूर्ण तरीक़ा से अपनी सरकार को चुन सकता है। यही होता है वोट देने का अधिकार। चलिए आप इसे ये भी समझे कि वोट देने का अधिकार किसे कहते हैं। आपका 12 नंबर क्वेश्चन को अब देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारत में किस प्रकार का शासन प्रणाली है। तो दोस्त आपको तो पता ही होगा कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो भारत में संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है। संघीय का मतलब है कि केंद्र और राज्यों को मिला करके शासन चलाया जाता है और इस शासन का बागडोर किसके हाथ में होता है? संसद के हाथ में होता है। अब दोस्त ये देखिए, संसद को कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है। संसद किससे मिलकर बनता है? तो संसद जो होता है वो केंद्र में होता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के संसद का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार राज्य में सांसद होते हैं जिसमें जो होता है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर के बनता है। इससे आपको इतना सारे क्वेश्चन को क्लियर हुआ। तो भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है दोस्त? तो संसदीय शासन प्रणाली है। कैसा है दोस्त? आप बताइए, आप मेरे साथ बोलिएगा तो आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है दोस्त, संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। चलिए दोस्त, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, मिस मत कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा। आप इसे अच्छे तरीक़ा से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है दोस्त, यदि आपको लगे कि एक बार में ना समझ में आए तो इसे दोबारा तिबारा भी देख के आप समझ लीजिए, या फिर कमेंट बॉक्स में कहिए कि सर ये क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आया, उसे फिर से आप समझा दीजिए। चलिए आपका 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दोस्त, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य की विशेषता होगा। यहाँ पे दोस्त विशेषता होगा, यहाँ पे मिस कर गया है, विशेषता नहीं है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे देखिएगा ए नंबर में ऑप्शन में कहा जा रहा है, क्या है दोस्त? देखिएगा ध्यान से। ए नंबर में है लिखित संविधान का होना, शक्तियों का विभाजन बी में है,
तीसरा नंबर में है, सी में है एकहरी शासन व्यवस्था और डी में है सर्वोच्च न्यायपालिका। देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन को हम बारीकी से जानने का प्रयास करेंगे, अच्छे तरीक़ा से जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इसका क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं। एकहरी शासन व्यवस्था जो होता है संघ और राज्य की विशेषता में नहीं आता है। क्या आंसर हो जाएगा दोस्त? इसका आंसर जो है हम लोग का एकहरी शासन व्यवस्था हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, सबसे पहले ऑप्शन ए को हम चर्चा में ले लेते हैं। ए के बारे में हम देख लेते हैं, ए क्या कह रहा है, ठीक है दोस्त। ये जो है ये कह रहा है लिखित संविधान। क्या है दोस्त? लिखित संविधान। तो लिखित संविधान क्या होता है? जिस देश का लिखित संविधान होता है, यानी जिस देश में अपना लिखित संविधान होता है वो गणतंत्रात्मक देश कहलाता है। यानी कि गणतंत्र वही देश होता है जिसमें लोकतंत्र हो, वो गणतंत्र कहलाता है। यानी कि जिसका अपना संविधान लागू हो। संविधान अब क्या होता है इस चीज़ को समझेंगे। तो संविधान दोस्तों वो चीज़ होता है, एक ऐसा लिखित प्रमाण जिसके आधार पर शासन किया जाता है, लोगों पर शासन किया जाता है, लोगों को उस कानून के हिसाब से उसे सजा दिया जाता है या फिर व्यवस्थाएं दी जाती है, ठीक है दोस्त। ये होता है संविधान। यानी कि संविधान का मतलब होता है कि जिसके अनुसार देश में शासन किया जाता है। जैसे कि भारत की अगर बात करें तो संविधान के अनुसार ही कोई भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या फिर राज्य में राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उन्हें उसी संविधान के यानी उसी लिखित कानून के आधार पर शासन का बागडोर उनको संभालना होता है, शासन करना होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप बात करें हम कि मान लीजिए कि आज आप कोई दंडित अपराध कर दिया है, तो उस दंडित अपराध के लिए पहले क्या सज़ा होती थी, तो उसी आधार पे वही सज़ा आपको मिलेगी। हाँ, ये बात अलग है कि पहले की सज़ा उसी के अनुसार होती थी और अब की सज़ा अब के अनुसार होगा। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं मतलब कि रोड पे आप ठेला लगा के कुछ बेच रहे हैं, तो कानून कहता है कि आप रोड को जाम नहीं करेंगे और आप ऐसा करते हैं तो आपको जुर्माना लगाया जाएगा। पहले क्या था, 100 रुपये का जुर्माना लगता था, लेकिन अब कितना लगेगा, 500 का लगेगा। या फिर पहले कितना दिन का जेल होता था, 3 महीने का होता था, तो अब हो सकता है कि 3 महीने से बढ़ा के 6 महीना कर दिया जाए। यानी कि उस समय के अकॉर्डिंग नहीं चल करके अब के अकॉर्डिंग चला जाएगा, लेकिन कानून यानी कि सज़ा उसी आधार पर होगा जो पहले से बनाया गया है। और बड़ा ही अच्छी बात है, बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि भारत एक गणतंत्र यानी कि स्वतंत्र तो है ही, यानी लोकतंत्र है, भारत में है। जिस देश में लिखित संविधान होगा वो गणतंत्र संविधान कहलाता है और वो लोकतंत्र उसमें बहाल होता है, ठीक है दोस्त। इस ऑप्शन ए से आपको इतना सीख मिली। आपका ऑप्शन बी में कह रहा है। देखिए दोस्त, हम फास्ट इसलिए चल रहे हैं कि वीडियो लंबी ना हो जाए, क्योंकि आप लोग बहुत बीच बीच में से छोड़ के भागते हैं, इसलिए हमको इतना फास्ट चलना पड़ रहा है। यदि फिर आप लोग सपोर्ट करेंगे कि नहीं सर आप आराम से चलिए, हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि उसे अच्छे तरीक़ा से समझाएं, ठीक है दोस्त। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसे अच्छे तरीक़ा से ही आपको समझाएं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए। लेकिन अगर आपको एक बार देखने में नहीं क्लियर हो रहा है तो आप इसे जितना बार चाहे उतना बार देख सकते हैं। आपका ऑप्शन बी को देख लेते हैं, शक्तियों का विभाजन। आपका ऑप्शन बी में कहा जा रहा है शक्तियों का विभाजन। अब देखिए, शक्ति का विभाजन का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप देखिए लिखित संविधान, तो जिस देश में लिखित संविधान होगा उस पर तो शक्तियों का विभाजन होता ही है, लेकिन जिस देश में नहीं भी होता उसमें भी शक्तियों का विभाजन होता है। जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति को अपनी शक्ति अलग है, राष्ट्रपति क्या कर सकता है या प्रधानमंत्री क्या कर सकता है, यही है शक्तियों का विभाजन। जैसे मान लीजिए पुलिस का अधिकार क्या है, दरोगा का अधिकार क्या है, एक पुलिस इंस्पेक्टर यानी कि एसपी का अधिकार क्या है, यानी यही है, अलग अलग शक्तियों का विभाजन किया गया है। यानी ऊपर धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए सिपाही से दरोगा से एसपी डीएसपी, इस तरह से करके पद बढ़ रहा है ना, तो यही है शक्तियों का विभाजन, धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है दोस्त। और बता दें आपको दोस्त कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अलग अलग शक्तियाँ मिली है, यही तो है शक्तियों का विभाजन। यानी केंद्र सरकार को अलग शक्तियाँ मिली है और राज्य सरकार को अलग शक्तियाँ मिली है। यानी राज्य में वो अपना शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है, यानी राज्यपाल शासन लगता है तो राज्यपाल लगाता है राज्य में, और केंद्र में कौन लगाते हैं, राष्ट्रपति शासन लगता है तो राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री के लिखित सलाह पर, लिखित सिफारिश पर
चलिए दोस्त, ये शक्तियों का विभाजन आशा है कि आप लोग समझ चुके होंगे। आपका ऑप्शन 3 नंबर को अब हम देख लेते हैं। आपका ऑप्शन 3 नंबर में कहा जा रहा है कि इकहरी शासन व्यवस्था। इकहरी शासन व्यवस्था अभी हम आपको जस्ट समझाएं, जैसे शक्तियों का शासन व्यवस्था होता है ना, वही है। एक प्रकार से देखा जाए तो इकहरी शासन व्यवस्था होता है, यानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ना, यही इकहरी शासन व्यवस्था है। जैसे पुलिस से क्या होगा, दरोगा बनेंगे, एसपी, डीएसपी, इस तरह से ऊपर चढ़ते हुए जाएंगे। यानी ऐसे समझिए, मुख्यमंत्री के बाद राज्यपाल, राज्यपाल के बाद में प्रधानमंत्री, फिर राष्ट्रपति, ऐसे ये इकहरी शासन व्यवस्था है। दिन पर माने जैसे मान लीजिए कि आप किस करने जा रहे हैं, तो पहले क्या करेंगे, पंचायत में करेंगे, पंचायत के बाद में प्रखंड स्तर पे, फिर जिला स्तर पे, इस तरह से यही है इकहरी शासन व्यवस्था। धीरे धीरे ऊपर जाता है और लास्ट में कहाँ जाते हैं, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। नहीं, यही बात है, सर्वोच्च न्यायालय में। देखिए आपका ऑप्शन डी में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कहा ही है, तो आपका ऑप्शन डी को देख लेते हैं। आपका ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायपालिका। तो सर्वोच्च क्या है, यानी कि भारत में जो है सबसे सर्वोच्च क्या है, तो न्यायपालिका होती है। तो देखिए आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को समझिए दोस्त। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो इकहरी जो शासन व्यवस्था है ये संघ राज की विशेषता नहीं है। संघ राज का मतलब होता है दोस्त कि जो पूरा बागडोर है एक ही व्यक्ति देखेगा, केवल एक ही व्यक्ति देखेगा। लेकिन हमारे देश में क्या है, इकहरी शासन व्यवस्था जो है ये उसके अंतर्गत नहीं आता है। चलिए आपका 14 नंबर क्वेश्चन को अब हम देख लेते हैं दोस्त। देखिए 14 नंबर में कहा जा रहा है संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का उदाहरण है, अभी अभी आपको बताया है। तो संघ सरकार का मतलब कहाँ पे है, जो अमेरिका जो है, अमेरिका। 14 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा दोस्त, अमेरिका जो है संघ सरकार का उदाहरण के अंतर्गत आता है। जैसे ब्रिटेन में और चीन में, ये भारत में भी संघ सरकार का उदाहरण है। ठीक है दोस्त, जहाँ पे लोकतंत्र है वहाँ पे संघ सरकार का उदाहरण मिलता है, जहाँ पे लोकतंत्र नहीं है वहाँ पे राजतंत्र या फिर अलग अलग कई प्रकार की सैन्य शासन व्यवस्था होगी, या फिर तख्ता पलट भी हो सकते हैं। इस तरह से अलग अलग सरकार की व्यवस्था वहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन अमेरिका में संघ सरकार है, भारत में भी संघ सरकार का उदाहरण में आ सकता है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को हम देख लेते हैं। आपका 15 नंबर क्वेश्चन में बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। आपका क्वेश्चन नंबर है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो जैसा कि दोस्त आप जानते हैं कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का जो नेता थे वो जयप्रकाश नारायण को माना जाता है। किनको माना जाता है दोस्त, तो जयप्रकाश नारायण को माना जाता है। जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति का आवाहन किया था, यानी शुरुआत किए थे। और ये संपूर्ण क्रांति का मतलब क्या है, इसमें जितने भी मतलब बिहार के जितने भी लोग थे उन लोगों को सपोर्ट दिलाना कि जो हम लोग को अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार मिले। इसमें जो थे, यानी कि बिहार में जो सत्याग्रह इन्होंने किया था संपूर्ण क्रांति का, इसमें जो इंदिरा गांधी की सरकार थी उनके मतलब जो प्रधानमंत्री बने थे उनको पद छोड़ने के लिए यह आह्वान किया गया था। क्योंकि हर एक राज्य में ऐसी चल रही थी कि लोगों को मतलब इस समय भी अधिकार नहीं मिलते थे। तो इस समय लोगों के अधिकारों की लड़ाई के लिए ये जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और बिहार से चल करके दिल्ली में जा करके, गांधी मैदान के दिल्ली में जा करके वहाँ पे ये संपूर्ण क्रांति का नारा और प्रसिद्ध हो गया। तो दोस्त आप जयप्रकाश नारायण के बारे में कितना जानते हैं, जयप्रकाश नारायण के बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सो दोस्त चलिए, जयप्रकाश नारायण ने किसका नारा दिया, तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। संपूर्ण क्रांति के नेता कौन है, तो जयप्रकाश नारायण है। संपूर्ण क्रांति में इसमें देखिए दोस्त, बच्चे बुजुर्ग सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो लोग हैं, विद्यार्थी लोग हैं, इसमें पार्टिसिपेट किए थे। और ये बिहार से शुरू हुआ था और देश भर में ये फैल गया था। ठीक है, ये बहुत ही चर्चित है, बिहार से है, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानी जाती है और ये हर एक एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है दोस्त, तो संपूर्ण क्रांति का नेता कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण किस राज्य से है, तो बिहार से है। ठीक है, इनका जन्म बिहार में हुआ था। अब इनका जन्म बिहार में कहाँ हुआ था ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए दोस्त, आपका क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा जा रहा है दोस्त, इसको देखिएगा ध्यान से। लोकतंत्र व्यवस्था ने निम्नलिखित में से किन मुद्दों पर सफलता पाई है। यहाँ पे देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त कि लोकतंत्र व्यवस्था ने निम्नलिखित में से किन मुद्दों पर सफलता पाई है। ठीक है, तो देखिए आप इसे बारीकी से समझेंगे तो ही ये क्वेश्चन समझ में आएगा। आपका ऑप्शन में ए है, ए में कहा जा रहा है
कि राजनीति असमानता को समाप्त कर दिया है? क्या लोकतंत्र राजनीति असमानता को समाप्त कर दिया है? देखिए दोस्त, पहले इसका ऑप्शन बी देख लेते हैं। लोगों के बीच में टकराव को कम कर दिया है, ऑप्शन बी में हो गया। ऑप्शन सी में है बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। ठीक है, सभी ऑप्शनों को डिटेल में आपको समझाएंगे, आप आराम से पहले समझिए। फिर उसके बाद में ऑप्शन डी में है समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच में आर्थिक पैमाना को कम कर दिया है। चलिए दोस्त, इसका आंसर सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा दोस्त? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी राजनीतिक असमानता को ये क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को फिर से हम समझेंगे। लोकतंत्र व्यवस्था ने निम्नलिखित में से किन मुद्दों पर सफलता पाई है? तो जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में क्या होता है कि सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। गोरे काले का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। भारत में सब व्यक्ति को जीने का अधिकार है, तो उसी प्रकार से उस देश में जीने का अधिकार होना चाहिए। एक जगह से दूसरी जगह में बसने का अधिकार होना चाहिए, भ्रमण करने का अधिकार होना चाहिए। जो अनुच्छेद 19 में दिया गया उन सभी को अधिकार मिलना चाहिए। न्यायालय में सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। यदि कोई गरीब है तो उसे सरकार के तरफ से कुछ मुआवजा देनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि भारत में अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गया तो सरकार मुआवजा देती है। तो यही होता है, यानी लोकतंत्र में समानता का मतलब यही होता है। अब देखिए यहाँ पे लोकतंत्र व्यवस्था ने निम्नलिखित में से किन मुद्दों पर सफलता पाई है? तो देखिए राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया। यहाँ पे ये इसका आंसर इसलिए होगा दोस्त, क्योंकि राजनीति में ये नहीं है कि हम लड़ सकते हैं और आप नहीं लड़ सकते हैं, यानी आपको भी अधिकार दिया गया है। लोकतंत्र में ये अधिकार दिया गया कि आप भी चुनाव लड़ सकते हैं और हम भी चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि हर एक वयस्क को 18 साल का जो कोई भी हो गया है उसे वोट देने का अधिकार हो गया है, यानी कि वो वोट दे सकता है। ठीक है दोस्त, ये होता है। तो ये असमानता को क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है, यानी कि सब कोई अब जो है वोट दे सकता है, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी है वो दे सकता है। ठीक है, यानी कि अपना अधिकार उसे मिला है। तो यानी कि राजनीतिक असमानता है, इसे समाप्त कर दिया है। सब कोई जिसकी जितनी मतलब अपनी अपॉर्चुनिटी होगी, जितनी अपना लोगों से मेल भाव होगा, वो चुनाव जीत सकता है, वो सत्ता में आ सकता है। यही है, यानी राजनीतिक असमानता को क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है। पहले क्या था दोस्त कि राजनीतिक असमानता समाप्त नहीं थी, तो वहाँ पे क्या था, उसकी अपनी मर्जी होती थी कि वो अपने अनुसार कोई भी कानून बना दे इस तरह से और लोगों पे थोप दे, नहीं आपको इतना कर नहीं इतना कर देना पड़ेगा, आप यहाँ पे नहीं जा सकते हैं, इस तरह से। लेकिन अब इसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया है, यानी कि कोई भी दल किसी भी पार्टी में जाके मिल सकता है, ये समाप्त हो गया। कोई भी चुनाव लड़ सकता है। चलिए दोस्त, अब आपका और भी ऑप्शन को देख लेते हैं कि आखिर क्यों ये आपका ऑप्शन आंसर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन बी में इसलिए आंसर नहीं हुआ कि लोगों के बीच टकराव को कम कर दिया है। तो देखिए लोकतंत्र व्यवस्था में क्या लोगों के बीच टकराव को कम हुआ है? अभी आप चुनाव लड़ेंगे तो क्या दूसरे प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ेगा? वो भी लड़ेगा। तो क्या चुनाव मतलब ये टकराव कम हुआ है? नहीं हुआ, अब तो और ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो इसलिए ये आंसर आपका टकराव को कम नहीं किया, ये तो और बढ़ गया कि नहीं हम भी चुनाव लड़ सकते हैं। जब आपको आज़ादी है तो आप क्यों नहीं भाग ले सकते हैं? भले आप जीते या नहीं जीते वो अलग की बात है, लेकिन आप उसमें पार्टिसिपेट जरूर कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे लोगों के बीच टकराव को कम नहीं किया गया है, नहीं कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन में आपका कहा जा रहा है कि बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार होता है। नहीं दोस्त, अगर बहुमत समूह और अल्प समूह का दोनों के जैसा एक जैसा व्यवहार होता तो पता चलता कि जो प्रधानमंत्री बनते हैं तो प्रधानमंत्री के दावेदार सारा पार्टी हो जाता है। तो इसलिए इसको क्या है कि ये अल्प समूह के जैसा एक साथ व्यवहार नहीं किया गया, क्योंकि जो जीतता है वहीं आगे बढ़ता है, वहीं सत्ता में आता है। ठीक है दोस्त, जैसे कि मान लीजिए नौकरी के लिए हम पढ़ेंगे या जो कुछ भी, तो हमारा अच्छा स्कोर आएगा तभी तो नौकरी पाएंगे। अगर ये समानता रहता तो क्या होता है, जिसका रिजल्ट नहीं भी आता वो भी बन जाता। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी भी आंसर नहीं होगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन डी के बारे में। ऑप्शन डी में कह रहा है समाज के आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना कम कर देगा। यानी कि आर्थिक का मतलब होता है रुपया पैसा से संबंधी, यानी कोई भी व्यक्ति सबसे कमजोर वर्ग के है तो क्या वो भी बराबरी का अधिकार है? उसे नहीं है दोस्त। जैसे मान लीजिए कि हम ही मान लीजिए कि हम गरीब हैं और आप अमीर हैं, तो आप अमीर है तो आप जहाँ पे बैठेंगे क्या मैं भी वहाँ पे बैठ सकता हूँ? क्यों नहीं बैठ सकता हूँ? सरकार मेरी कितनी मदद करेगी? ऐसा नहीं है कि आपकी जितनी हम वो भी धन दे दे, तो हमें भी उतना धन नहीं दे सकता है। हमें
थोड़ा बहुत मदद कर सकता है, जिससे कि हमारा भोजन चल सके, कपड़ा लत्ता बच्चे पढ़ सके। लेकिन ये कहिए कि आपके बराबरी में आ सकता है, यानी उस अमीर व्यक्ति के बराबरी में आ सकता है, ये संभव नहीं है। चलिए दोस्त, 16 नंबर क्वेश्चन को हम आशा करते हैं कि बड़े अच्छे तरीक़ा से मैंने समझाया है, आप इसे कवर कर लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए दोस्त, आपको बता दें कि इस वीडियो को, इस कंटेंट को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए अगर अब तक एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्त, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, और जोड़िए, इस चैनल पे जोड़िए और अपने अनुभव को भी साझा कीजिए, और मैं अपने अनुभव को आपसे साझा करूँगा। तो दोस्त देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बात लोकतंत्र व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। यहाँ पे बड़े ही मज़ेदार की ये क्वेश्चन है दोस्त, इसे ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी बात लोकतंत्र व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। तो ऑप्शन ए में कहा जा रहा है आपका कि कानून के समक्ष समानता, ठीक है। ऑप्शन बी में है लोकतंत्र निष्पक्ष चुनाव, ऑप्शन सी में उत्तरदायी शासन व्यवस्था, और ऑप्शन डी में है बहुसंख्यकों का शासन। तो दोस्त, आप 17 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप भली भांति जानते हैं। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, इसका आंसर जो है, आंसर की अगर हम बात करें तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी में क्या कर रहा है, बहुसंख्यकों को शासन, यानी कि अब देखिए इस क्वेश्चन को समझ के हम आंसर को समझाने की प्रयास कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, यानी बहुसंख्यकों को शासन। ये जरूरी नहीं है कि बहुसंख्यक होते क्या है कि मान लीजिए कोई बहुत अमीर है, ठीक है, उसे बहुसंख्यक में दे सकते हैं, या फिर कोई बहुत गरीब है, या उसे भी आप समझ सकते हैं ऐसे, यानी कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अनुरूप नहीं। यानी कि ऐसा नहीं है कि भारत में सभी को, मतलब कि ये कानून के समक्ष समानता है, यानी कि अनुच्छेद 14 से 18 में बताया गया कि कानून के समक्ष सब कोई समान है, समता या समानता का अधिकार बताया गया है 14 में, ठीक है। तो उसमें क्या है कि सभी कोई लोकतंत्र व्यवस्था के अनुरूप जो है ये बात, और बहुसंख्यकों के लिए जो अपने आप को समझता है कि नहीं हम सबसे बड़ा आदमी है, हीरो है, तो उसे ये शासन व्यवस्था के अनुरूप नहीं माना जाता है। जबकि कानून के समक्ष समानता है दोस्त, यहाँ पे कानून के समक्ष समानता है, लोकतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराती है, ये जाहिर सी बात है। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में उत्तरदायी शासन व्यवस्था। उत्तरदायी शासन व्यवस्था का मतलब ये होगा दोस्त कि कोई भी प्रधानमंत्री अगर जीत नहीं पाता है तो अपना एक उत्तरदायी शासन, मतलब एक व्यक्ति को जो अगला जीत के आता है उसे अपना शासन का बागडोर दे देता है। जैसे मान लीजिए कि मोदी जी इस समय नहीं जीते, तो अगला कोई भी, जैसे मान लीजिए राहुल गांधी जीत जाते हैं तो उनको वो शासन का बागडोर दे देंगे, तो उत्तरदायी शासन व्यवस्था होती है। जैसे कि भारत में एक परंपरा है कि राष्ट्रपति हमेशा रहते हैं पद पे, अगर राष्ट्रपति कहीं चले जाते हैं तो उस राष्ट्रपति की हैसियत से उपराष्ट्रपति कार्य कर सकता है। अगर उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति भी है, उनकी भी अनुपस्थिति है, तो उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की हैसियत से काम कर सकते हैं। तो यानी कि हमारे देश में राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं हो सकता है। चलिए दोस्त, इस क्वेश्चन को आशा करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। 18 नंबर में बड़े ही मज़ेदार का क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो बताइए, ये क्वेश्चन भी आंसर देने वाला है हमको। चलिए, लेकिन दो है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है तो किस पे। मान लीजिए कि आप अच्छे से सोचेंगे, अच्छे से काम करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, लोगों के महत्वाकांक्षा को, यानी लोगों की बातों को समझेंगे, तो क्या लोकतंत्र सफल नहीं होगा? अवश्य होगा। तो इसलिए आपका 18 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, नागरिकों के, यानी देश में जो लोग रह रहे हैं, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करते हैं। कि यानी उस देश में नागरिक कितना एक्टिव है, कितना सक्रिय रूप से सोच सकते हैं, कितना देश की भलाई के बारे में सोच सकते हैं, भलाई कर सकते हैं। तो ये जो है दोस्त, लोकतंत्र की सफलता उसी पे निर्भर करती है। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 19 में है। 19 नंबर क्वेश्चन को अब हम देख लेते हैं। 18 नंबर हो गया। 19 नंबर में कह रहा है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। कुपरिणाम है का मतलब है कि उसके परिणाम क्या हुआ है। ठीक है दोस्त, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन में देख लेते हैं। आपका ऑप्शन ए में है राष्ट्रीय एकता, ऑप्शन बी में है अपने क्षेत्र से अलगाव, ऑप्शन सी में है अलगाववाद, और ऑप्शन डी में है राष्ट्रहित। तो दोस्त, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, क्षेत्र की भावना का एक कुपरिणाम है राष्ट्रहित।
यानी जो क्षेत्रवाद होता है ना, यानी मान लीजिए कोई भी देश मतलब कि किसी से युद्ध किया है तो अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए क्या करता है, वहाँ से युद्ध करके वहाँ के जितने भी एरिया में कब्जा करता है वो देश, मतलब उस देश का उतना क्षेत्र क्या होता है उस देश का हो जाता है। ठीक है दोस्त, जैसे मान लीजिए कि भारत किसी देश पे आक्रमण किया, पाकिस्तान पे, नेपाल, चीन, भूटान, किसी भी देश पे, कोई भी देश से अगर आक्रमण करता है उसमें जितना एरिया जीत लेता है, मतलब जितना एरिया पर उसका कब्जा हो जाता है तो वो एरिया क्या करता है, उसका राष्ट्र के अंतर्गत आ जाता है, राष्ट्रीय हित की अंतर्गत आ जाता है। राष्ट्रीय हित की भावना उन लोगों में जग जाती है कि नहीं अब हम इस देश के हैं, वे लोग भी मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। और वैसे भी बहुत से लोग होते हैं कि उस देश को सपोर्ट नहीं करते हैं जिस देश में वो लोग रहते हैं, तो ऐसा भी होता है। लेकिन यही जगह पे हो सकता है जो सीमावर्ती मतलब एरिया है, सीमावर्ती एरिया में ही होता है, ये नहीं है कि बीच में जा कर के मतलब ऐसा कर दिया जाए। लेकिन हाँ, चाइना में यानी कि तिब्बत जो था, तिब्बत में चाइना वालों ने क्या किया, तिब्बत को कब्जा कर लिया क्योंकि वो बीचों बीच में था चाइना के। फिर भी क्योंकि चारों तरफ से वो छोटा सा एक देश था तिब्बत। तिब्बत की राजधानी कहाँ है, तो लहासा हुआ करती थी। अभी दलाई लामा वहाँ के गुरु है, बौद्ध गुरु माने जाते हैं। ठीक है दोस्त, राष्ट्रीय एकता यहाँ पे कुपरिणाम नहीं है, अपने क्षेत्र की अलगाव नहीं कोई कर सकता है। ठीक है, और अलगाववाद इसमें तीनों एक जैसा है, लेकिन राष्ट्रहित की भावना क्या है उसमें उसका कुपरिणाम हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 20 नंबर क्वेश्चन है और बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है दोस्त, इस पर हम चर्चा करेंगे। कोयला है, तो कोयला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप VVI में लेंगे। तो कोयला है, क्या है दोस्त, कोयला एक ऊर्जा भी है, ऊर्जा के रूप में काम करता है, ऐसे भी आप मान सकते हैं। लेकिन इसका क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है। कोयला एक संसाधन है, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही उत्तर को देना होता है। ठीक है दोस्त, तो कोयला क्या है, एक अनवीकरणीय संसाधन है। क्या है दोस्त, अनवीकरणीय संसाधन है कोयला। ठीक है दोस्त, तो आशा है कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। कोयला के बारे में अब हम और देख लेते हैं, कोयला के प्रकार के बारे में हम जानेंगे। कोयला, चलिए दोस्त पहले हम कोयला के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो कोयला 4 प्रकार की होती है। कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। पहला है, सबसे उत्तम किस्म का कोयला माना जाता है एंथ्रासाइट कोयला। इसमें लगभग 92 से 95% तक कार्बन की मात्रा होती है, यानी कि राख है, बहुत कम देता है और ऊर्जा ज़्यादा देता है। एंथ्रासाइट कोयला सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। उसके बाद में आता है बिटुमिन कोयला, इसमें भी लगभग 80% तक ले कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है, उसके बाद में सब बिटुमिन कोयला होती है, इसमें मतलब 60 से 70% के आसपास में कार्बन की मात्रा होती है। और लिंगनाइट कोयला होती है सबसे लास्ट में। तो लिंगनाइट कोयला में जो होती है लगभग 30 से 40% कार्बन की मात्रा होती है और ये उतना उच्च किस्म का, सबसे घटिया किस्म का कोयला माना जाता है। ठीक है दोस्त, इसे में बीट कोयला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्त आज के इस वीडियो में इतना ही। दोस्त यदि अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, बड़ा ही रोचक तथ्य मिलेगा इसमें और आपके तैयारी और बेहतर हो सकेगा। दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। चलिए दोस्त हम फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।